चैप्टर 1 में कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, उसमें कुछ थियरीज हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थियरी है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस। सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? कंप्लीट? यस सर। ओके, हम फंडामेंटल फोर्सेस, तुम्हें पता होगा हमारे आसपास बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, केमिकल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, लेकिन कुछ फोर्सेस बेसिक होते हैं और कुछ फोर्सेस बेसिक में से बनाए जाते हैं। जैसे दो चीजों में जब फ्रिक्शन होता है, जैसे जमीन पे चलते हैं फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन एक्चुअल रीजन ग्रेविटेशन फोर्स का है, और ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो फ्रिक्शन भी नहीं होता। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो ग्रेविटेशन का पार्ट हो गया। जैसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, वो किसी ना किसी के पार्ट होते हैं। हमें पढ़ना ये है कि एक्चुअल फोर्स कौन से है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। तो फंडामेंटल फोर्स में जो सबसे पहला फोर्स है, फर्स्ट फोर्स, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तुम्हें पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स को बांध के रखा हुआ है। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं, तो भी रीजन कौन है? ग्रेविटेशन फोर्स। अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो हम भी अर्थ पे नहीं होते। अब इसके कौन से इम्पोर्टेंट, हवा में तो नहीं होते, ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन कैसे होते वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा। अब इसके मेन पॉइंट समझ लो, क्या है इसके मेन पॉइंट्स, पूरा ध्यान। द definition and dependence, definition and dependence of gravitational force is discovered by scientist न्यूटन। सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में किसने हमको बताया था? न्यूटन ने बताया था। ठीक है, मतलब ये इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब न्यूटन ने क्या बताया वो ध्यान देना। every object in the universe, attracts every another object. Every object in the universe attracts every another object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Every object in the universe attracts every another object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Got it? यस। अब Yes, sir. जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, पूरा ध्यान, ये समझो यहाँ पे एक मास है, ठीक है, और यहाँ पे एक और मास है। समझो कितने मास हैं? 2 मास है, ठीक है। समझो जो पहला मास है उसको हम नाम देते हैं, इट इज लाइक m1, और जो दूसरा मास है उसको हम नाम क्या देंगे? इट इज लाइक
m2, ठीक है। अब समझो लेट दिखा रहा। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है समझो r है, ठीक है। दो मास है m1 और m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। सबको दिखाई दिए ये चीज, क्लियर? यस सर। तो Yes, sir. तो न्यूटन के हिसाब से क्या है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना F, वो F प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, दोनों मास के प्रोडक्ट के, यानी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 और डिवाइड बाय यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब एफ प्रोपोर्शनल क्या है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल हटा के हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। और कौन सा कांस्टेंट लगाते हैं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यह जो कांस्टेंट लगता है इट इज कॉल्ड f इक्वल्स टू, फॉर्मूला बन जाती है g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। समझ में क्या फॉर्मूला बनती है, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें जो g है ना ध्यान, इसमें जो कैपिटल G है इसको हम लोग नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है, फिर किसी का माइक चालू, माइक बंद रखना, जब काम पड़े तब चालू करना, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, इट्स G इज इक्वल टू 6.67 multiply by 10 raised to minus 11। क्या वैल्यू होती है, 6.67 इंटू 10 raised to minus 11। और इसका यूनिट क्या बनता है, इसका यूनिट बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब ये आया कैसे यूनिट, तो ये जो फॉर्मूला है ऊपर एफ वाली, इस फॉर्मूला में अगर मैं जी को सब्जेक्ट बनाऊं, तो अगर तुम जी को सब्जेक्ट बनाओगे तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा और m1 और m2 दोनों डिवाइड में जाएंगे। तो f के साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में होगा, तो f का यूनिट न्यूटन, r का होता है मीटर, उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और दोनों मासेस का होता है किलोग्राम, तो बन जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। भाई सबको सुनाई दे रहा है, क्लियर एवरीवन? तो यूनिट जो बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और वैल्यू है 6.67 10 to minus 11। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? अब न्यूटन ने यहाँ बोला है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे एवरी यूज करें, एवरी का मतलब होता है हर एक ऑब्जेक्ट। एग्जांपल समझो, तुम्हारे घर के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी है ना, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। जैसे एग्जांपल, अभी तुम जहां भी बैठे हो, मैं अपना माइक बंद रखना पूरा। अभी तुम समझो जहां भी बैठे हो, तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े होंगे। उस ऑब्जेक्ट में कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट देख लो, समझो हैवी ऑब्जेक्ट समझो तुम अपनी अलमारी देख लो। भाई फिर से बोल रहा हूँ, माइक सब बंद रखो प्लीज, बीच में कुछ आवाज डिस्टर्बेंस होगा, सबको सुनाई नहीं देगा। माइक बंद रखो प्लीज, जब जरूरत पड़े तब बोलो, फिर माइक बंद कर दो। और फिर से सुनो कि तुम जहां बैठे हो तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट चूज कर लो। समझो एग्जांपल, कोई कबर्ड चूज कर लो, पलंग है तुम्हारे यहाँ, बेड है, या फिर कोई फ्रिज है बड़ा, जिसका मास मिनिमम 40-50 केजी के आसपास हो। अब तुम एक मास हो ऑलरेडी, तुम्हारा मास कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 50 केजी या 60 केजी के आसपास, ठीक है। और तुम्हारे सामने समझो एक बड़ा कबर्ड रखा है, बड़ी अलमारी रखी हुई है, खाली कपड़ों से भरी हुई है पूरी की पूरी।
समझो उसका मास भी 50 केजी है, तो दोनों में मास तो है ही। तो न्यूटन ने यहाँ पे क्या बोला था, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास मास है, अलमारी के पास मास है, तो उन दोनों में भी एक अट्रैक्शन होना चाहिए। तो क्या कभी तुम्हें फील हुआ है कि अलमारी तुम्हें खींच रही है? नो। तो क्या वो नहीं खींच रही तो अलमारी गलत है कि न्यूटन गलत है? न्यूटन। सर हर बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट छोटा। करता। नहीं, यहाँ पे इसने अपने डेफिनेशन में छोटा वर्ड यूज नहीं किया, उसने यूज किया था एवरी ऑब्जेक्ट। नहीं, उसने मास के बारे में भी क्या बोला? नहीं, उसने मास के बारे में, उसने तो क्या बोला, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। फिर उसमें ऐसा नहीं बोला कि बड़ा मास छोटा मास, उसने ऐसा नहीं बोला। एक्चुअल में, पे अपना माइक बंद रखना, माइक बंद रखना। एक्चुअल में हम और अलमारी रियल में तो अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम और अलमारी को किसी बाहर, मतलब अर्थ के बाहर किसी स्पेस में अगर लिटरली ऐसे रिलीज कर दें, आसपास कोई प्लैनेट ना हो, तो अलमारी धीमे धीमे हमारी तरफ और हम धीमे धीमे अलमारी की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम रूम में बैठे बैठे अट्रैक्ट नहीं होते। उसका रीजन क्या है, वो मैं तुम्हें रीजन यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देना, पूरा ध्यान। एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा ध्यान। अब अपने पास जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, ठीक है, G को मैं समझो G रखता हूँ। अब समझो हम बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट यानी अलमारी का और एक तुम्हारी एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मास दो है, M1 और M2। पहला मास तुम्हारा ले लेते हैं। तुम्हारा मास कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 60 ले लें, 55। 60, 55 जिसका जैसा हो, इंटू M2। M2 मतलब अलमारी, समझो अलमारी का मास है 50। अब तुम्हारे और अलमारी के बीच में समझो 1 मीटर का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली, उसका स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो F इक्वल्स टू, चलो G की वैल्यू कितनी है? 6.67। 6.67 into 10⁻11। 10⁻11 को मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है, पहले याद ध्यान दो। समझो 6.67 लिखा। 60 इंटू 50 कितना होता है? 60 इंटू 50 30,000। इट्स 3000। 3000, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो तो ऑलरेडी है। 6 5 जा 30 होता है, तो ये 3000 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो कोई मीनिंग रखता नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6.67 इंटू 3000 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 20,000। यस, अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आएगा? 20,000। लेकिन हमने 6.67 के साथ एक और चीज नहीं लिखी थी। कौन सी नहीं लिखी थी? 10⁻11। ठीक है। अब अगर मैं 10⁻11 हटा दूं, तो फोर्स क्या बन जाएगा तुम्हारा? 2 इंटू 10⁻7 बन जाएगा। पता चला -7 कैसे आया? क्योंकि ये 4 जीरो Yes, है, sir. तो -11 प्लस 4 करेंगे तो -7 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, F इक्वल्स टू 0.00000002। जरा कितने जीरो है? देखो 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताओ ये वाला फोर्स बड़ा है कि छोटा? छोटा। बहुत छोटा। बहुत छोटा। मतलब तुम्हारे और कबट में ग्रेविटेशन फोर्स है तो सही, लेकिन इतना छोटा है कि इससे ज्यादा तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है तुम्हारे और ग्राउंड के बीच में। इवन तुम्हारे पैर जिस ग्राउंड पे टच करेंगे, या समझो तुम कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी ग्राउंड को टच करेगी, तो उनमें फ्रिक्शन मिनिमम होता है 100 न्यूटन से बड़ा। तो 100 न्यूटन के कंपेयर में ये इतनी छोटी वैल्यू है कि नेग्लेक्ट हो जाती है, इसलिए हम अट्रैक्ट फील नहीं करते। बात समझ में आ गई? Yes, sir. इसका मतलब अट्रैक्ट फील नहीं करने का मेन रीजन क्या है? तुम्हारे जो G की वैल्यू है ना, वो बहुत छोटी है। G की वैल्यू 10⁻11। इसकी वजह से हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट में ये फील नहीं करते। समझ में आई बात?
यस Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े ऑब्जेक्ट में ये दिखेगा। समझो जैसे हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ में तो इजीली दिख जाएगा क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है। अर्थ का मास होता है 10⁻24 पावर में। अब 10⁻24 तो बहुत बड़ा पावर है, इसलिए अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स हमें फील होता है। अगर हम अपना मास अगर 10⁻7 तक ले जाए, कितना ले जाए मास? 10⁻7 मतलब 1 करोड़। तो अगर तुम 10⁻7 1 करोड़ डालो, समझो वो जो तुम्हारी अलमारी है उसका मास भी अगर 10⁻7 1 करोड़ ले जाएंगे तो ग्रेविटी बहुत अच्छे से दिखेगी। फिर तुम इजीली अलमारी के साथ क्या हो जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे। बात समझ में आ गई? मतलब ह्यूमंस का मास अभी बहुत छोटा है, इसलिए ह्यूमन आपस में अट्रैक्ट नहीं होते ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। दूसरे फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं होते। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, जल्दी समझ गए तुम लोग। अब दूसरी समझदार। बात, वेरी गुड बेटा। अब इसके दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, द gravitational force is weakest force in the universe में यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ गई? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। यस इसके अलावा एक और पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंट, the reason behind stability of universe is gravitational force। कौन सा रीजन बिहाइंड स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स? स्टेबिलिटी मतलब जैसे कि हम लोग अर्थ पे हैं, मून अर्थ के आसपास घूमता है, अर्थ सन के आसपास घूमता है, सन गैलेक्सी में घूमता है, गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में घूमती है। तो इन सब के पीछे जो बेसिक चीज है वो कौन है? ग्रेविटेशन है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो इन सब चीजों में क्या होती? प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती। बात समझ में आ गई सबको? यस Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। कौन सा फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब समझते होंगे तुम लोग कि ये बड़े बड़े डिस्टेंस तक भी इजीली अप्लाई होता है। जैसे अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा है, फिर भी ये फोर्स तो इजीली वहां पे लग जाता है। समझ में आई बात? यस अच्छा, इसमें सर हाँ बेटा बोलो। सर मून अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर है तो मून अर्थ के पास क्यों नहीं आता? क्योंकि जो चीज किसी के आसपास घूमती है ना, रोटेट करती है, तो उसको एक फोर्स बाहर की तरफ भी लगता है। इसका सिंपल एग्जांपल दूं तो बचपन में दो फ्रेंड्स अपने हाथ को क्रॉस करके दोनों एक दूसरे को पकड़ के गोल घूमते थे। दो फ्रेंड्स जब दो गोल घूमते हैं तो अपने हाथ को बहुत मजबूत तरीके से पकड़ लेते थे। अगर तुमने हाथ को छोड़ दिया तो तुम कहाँ जाओगे? दूर गिर जाएंगे। दूर क्यों गिरोगे? अपने आप तो नहीं गिरोगे, क्योंकि कोई भी चीज जब गोल घूमती है तो उसको बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे अपना फैन है, फैन अगर स्टेबल कंडीशन में हो तो उसके एक विंग के लास्ट पॉइंट पे कोई भी मटेरियल रख दो, फिर फैन को घुमाओ, मटेरियल उस विंग से बाहर की तरफ खिंचाएगा। मतलब कोई भी चीज जब रोटेट करती है तो वो हमेशा कहाँ जाने की ट्राई करती है? बाहर। तो जब मून अर्थ के आसपास रोटेट करता है तो मून को भी बाहर एक फोर्स लगता होगा, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसको कवर कौन करता होगा? ग्रेविटेशन, जो अंदर की तरफ लगता है। तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल FUGAL फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर? तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, अंदर की तरफ ग्रेविटेशन, दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसलिए मून ना अर्थ की तरफ अंदर आ सकता है ना अर्थ से बाहर जा सकता है। और सेम चीज लगती है सैटेलाइट पे भी।
तुम्हें पता है सैटेलाइट भी अर्थ के आसपास घूमता है, तो वहां भी वही चीज है, एक फोर्स अर्थ की तरफ है, एक फोर्स बाहर। समझो सैटेलाइट घूमते घूमते रुक जाता है तो सीधा अर्थ की तरफ आएगा, क्योंकि अगर रुक गया तो उसको सेंट्रीफ्यूगल नहीं मिलेगा, तो सिर्फ कौन सा मिलेगा, अंदर की तरफ ग्रेविटेशन, और सीधा ग्रेविटेशनल। सीधा अंदर आ जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें अर्थ से बाहर रहना है तो तुम्हें घूमना पड़ेगा। बात समझ में आई? थैंक यू सर। एक काम Yes, करना है, sir. एक डोरी ले लो और डोरी के एक एंड पे एक पत्थर बांध दो, ठीक है? अगर पत्थर को तुम्हें ऊपर रखना हो तो तुम्हें पता है पत्थर को हम गोल गोल घुमाएं उस डोरी के साथ तो पत्थर ऊपर रहेगा। हाँ, अगर गोल घुमाना बंद कर दे तो पत्थर वापस कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि गोल घूमने के लिए बाहर एक फोर्स उसको मिल जाता है जिसकी वजह से वो इजीली अंदर ग्रेविटेशन वाले फोर्स को बैलेंस कर लेता है। समझ में आई बात? ओके क्लियर? ओके चलो। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें वो बता देता हूँ, पूरा ध्यान देना। एक तो बोला इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, इसमें एक और पॉइंट आता है, द मीडियम सॉरी द, या इसको ऐसा लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज independent of medium between two masses. भाई इन दो मास के बीच में कौन सा मीडियम है? दोनों मास के बीच में क्या एम्प्टी स्पेस है, ये दोनों मास के बीच में कुछ पानी है, ये दोनों मास के बीच में कोई और मटेरियल है, उस बीच वाली चीज की वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? याद है की बात? नहीं मतलब बीच में कुछ भी हो, जैसे समझो अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, अगर अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो भी अर्थ और सन के बीच के ग्रेविटेशन फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया बात सबको? किसी को डाउट इसमें? अच्छा, इसके हमें नीचे एक एग्जांपल्स लिखने पड़ते हैं, मैं इसको एग्जांपल पे लिख देता हूँ, वो तो तुम्हें पता ही है, जस्ट खाली रिवीजन के तौर पे। एग्जांपल में लिखना होता है मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, और दूसरा लिखना पड़ता है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। गॉट इट? यस ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करो, फटाफट ये चीज पूरी लिख लो अच्छे से। ये पहली थ्योरी है। क्या बेटा, आवाज नहीं आई तेरी, बोला। लास्ट लाइन जो लिखी है ना, हाँ लास्ट लाइन। हाँ लास्ट लाइन का मतलब ये है कि समझो इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन। अगर तीसरा ऑब्जेक्ट बीच में डालते हैं तो तीसरा ऑब्जेक्ट भी इन पे फोर्स लगाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो 100 न्यूटन का फोर्स था ना, वो हमेशा 100 न्यूटन का ही रहेगा। बीच में किसी ऑब्जेक्ट आने की वजह से इन दोनों में फोर्स की वैल्यू चेंज होगी नहीं। क्यों चेंज नहीं होगी? फोर्स की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? दोनों मास के प्रोडक्ट पे, और इन दोनों का जो मास है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए ये वाली फोर्स की वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम। मतलब तीसरे मास आने से इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। गॉट इट? ओके सर। ओके चलो बेटा, ओके लिख लो फास्ट।